दोस्तों नमस्कार। मेरा आपसे निवेदन है कि मैंने 2 वीडियो बनाए थे, एक 15 अप्रैल को और एक 14 अप्रैल को। ये वीडियो उस समय के हैं जब पतंजलि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कड़ी टिप्पणी की थी और उस समय मैंने ये कहा था कि सिर्फ पतंजलि ही नहीं, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कंज्यूमर्स के लिए मिसलीडिंग क्लेम करती हैं। उनके प्रोडक्ट्स के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन बड़े-बड़े एडवर्टाइजमेंट करके कंज्यूमर्स को गुमराह करके वो अपनी सेल बढ़ाती हैं और दूसरी तरफ इस तरह के प्रोडक्ट का उपयोग करके कंज्यूमर्स आर्थिक और शारीरिक रूप से नुकसान उठाते हैं या बीमार भी हो जाते हैं। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों, खुशी की बात यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान ले लिया है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, जिसकी चर्चा आज मैं आपसे करने वाला हूं। इस वीडियो को आपको पूरा इसलिए देखना चाहिए क्योंकि एज ए कंज्यूमर, एज ए ग्राहक, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं। और कभी भी आपको लगता है कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट अगर आपको पसंद है या आपको लगता है कि ये मिसलीडिंग क्लेम है, तो आप अपनी तरफ से उसकी जांच कर सकते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए भी शिकायत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा निर्देश सरकारों को दिए हैं, जिसकी चर्चा आज मैं आपसे करने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें अपने परिवार में, दोस्तों में, कंपनी में, जहां पे भी हैं, क्योंकि हम सब ग्राहक हैं और हमें अपने अधिकारों को जानना जरूरी है। नहीं तो हम पैसा भी लगाएं, मेहनत भी करें और फिर उसका नुकसान भी हमें ही उठाना पड़े, ये उचित नहीं है। इसलिए जानकारी बहुत जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कही है कि भाई, जिस तरह से मिसलीडिंग क्लेम करती हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनियां, जिसको हम एफएमसीजी कहते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो कंपनियां हैं, उनको लेके सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि इस तरह के जो मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, इन पर रोक लगनी चाहिए और सिर्फ रोक ही नहीं लगनी चाहिए, जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि इस तरह के मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट और गलत प्रोडक्ट के प्रचार के लिए जो जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इसको लेके 2 बातें बहुत साफ हुई हैं। एक तो वो मैन्युफैक्चरर जो गलत प्रोडक्ट बना रहा है और गलत प्रमोशन कर रहा है, एक तो उनके खिलाफ कार्रवाई। और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स किसी ना किसी सेलिब्रिटी का, फिल्म स्टार का, क्रिकेटर्स का और भी किसी जो नोन पर्सनैलिटी हैं, उनका चेहरे का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती हैं। उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाबदेह बनाया है, ये कह के कि आप किसी भी प्रोडक्ट को एंडोर्स करने से पहले उस प्रोडक्ट के जो तथ्य हैं उनको जांच लें, समझ लें। अगर आपने गलत प्रोडक्ट को प्रमोट किया और उसमें सच्चाई नहीं पाई गई या मिसलीडिंग क्लेम हुए, तो आप भी जिम्मेदार होंगे। इसका मतलब ये है कि जो एडवर्टाइजर है, जनरली एडवर्टाइजर कौन होता है? मैन्युफैक्चरिंग या मार्केटिंग कंपनी। और एंडोर्सर कौन होता है? जो एंडोर्स करता है, जो सेलिब्रिटी। इन दोनों तीनों को सरकार की तरफ से कोर्ट की तरफ से सरकार को हिदायत दी गई है कि आप इनको जवाबदेह बनाएं। ये कंज्यूमर को मिसलीड करके अपना बिजनेस नहीं चला सकते हैं और इसके लिए जिम्मेवारी तय होनी जरूरी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिशा निर्देश दिए। जैसा मैंने पहले कहा कि कोर्ट स्टेटेड दैट इट इज इंपेरेटिव फॉर देम टू एक्ट विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब मैन्युफैक्चरर, मार्केटिंग कंपनी और जो एंडोर्समेंट करते हैं पर्सनैलिटीज, जो सेलिब्रिटीज हैं, उनको ये कहा गया कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप गलत प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे, गलत क्लेम्स के साथ प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ से उन्होंने ये कहा कि देखिए, आप जो भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं, अभी तक उस पर कोई कंट्रोल नहीं, ये नहीं चलेगा। अब ये भी पता लगना पड़ेगा कि जो आप क्लेम कर रहे हो, क्या वो सही है या गलत। अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होगी? अभी तो आप एड एजेंसी को काम दे देते हो। एड एजेंसी के वहां जो लोग बैठे होते हैं, वो प्रोडक्ट को समझें या ना समझें, उनको कुछ प्रोडक्ट की टेक्निक जानकारी समझ में आती है या नहीं, ये हमें नहीं पता। लेकिन वो लोग स्लोगन बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं ताकि जनता भ्रमित हो जाए, मिसलीड हो जाए और आपका माल बिक जाए।
ये अब चलने वाला नहीं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा एज ए टाइड ओवर मेजर, मतलब इस तरह की चीजों से ऊपर उठने के लिए इट इज डीम्ड अप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट बिफोर ए एडवर्टाइजमेंट इज परमिटेड। आपको अगर कोई भी एडवर्टाइजमेंट अगर परमिट कर, मतलब आपको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आप इस तरह के मिसलीडिंग क्लेम नहीं कर सकते। तो आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट है आपको परमिशन लेनी होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एडवर्टाइजर। परमिशन का मतलब है कि आपसे खुद एक सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाएगा कि जो भी चीज मैं अपने एडवर्टाइजमेंट में कह रहा हूं या कह रही हूं एज ए कंपनी, वो सही है, साइंटिफिक दृष्टि से गलत नहीं है, जनता के लिए हार्मफुल नहीं है, कंज्यूमर्स को हम मिसलीड नहीं कर रहे हैं, ये अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ेगी। और जो केबल एंड टेलीविजन नेटवर्क रूल 1994 है, उसके तहत ये आपके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी। इसका मतलब ये है कि जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, अब हर कंपनी हर एड को तो सरकार चेक नहीं कर सकती, लेकिन सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब आप खुद को ही जवाबदेह बनाएंगे। और सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो ब्रॉडकास्टिंग सेवा पोर्टल, इस पे आपको अपलोड करना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी कोई एड एजेंसी एडवर्टाइजमेंट बनाती है तो पहले आपको वो एडवर्टाइजमेंट और उसके साथ जो सेल्फ डिक्लेरेशन है वो दोनों चीजें आपको अपलोड करनी होगी, ताकि कल को अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट आती है और ये कहता है कि इस कंपनी ने मेरे को गलत ढंग से प्रचारित करके ये प्रोडक्ट बेचा है, और अगर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है तो जो डिक्लेरेशन जिसने भी सिग्नेटरी है जो अपलोड किया है, एक तो वो अकाउंटेबल बनेगा, और दूसरी तरफ से जो एड आप बना रहे हैं उसकी जो कॉपी अपलोड करी है उसका वेरिफिकेशन होगा। और अगर कानून के तहत ये पाया जाता है कि आपने गलत काम किया है या गलत या मिसलीडिंग एड आपने यूज किया है प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए, तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये चीज बहुत क्लियरली सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। तो ये तो था टीवी से संबंधित, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि कोर्ट ऑल्सो मार्क दैट सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म शैल बी मेड अवेलेबल बाय एडवर्टाइजर टू द कंसर्न ब्रॉडकास्टर्स फॉर द रिकॉर्ड्स। सिर्फ वहां अपलोड करने से काम नहीं चलेगा, आप उसको अपलोड करिए और उस अपलोडिंग से जो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है उसकी कॉपी आप उस टीवी चैनल को दीजिए कि देखिए ये मैंने अपलोड कर लिया, ये मेरा एडवर्टाइजमेंट है, अब आप इसको अपने चैनल पे चला सकते हैं। और अगर आप ये अपलोड करेंगे, अगर नहीं करेंगे और एडवर्टाइजमेंट करने जाएंगे तो जो भी टीवी चैनल है वो उसको मना कर सकता है। और अगर टीवी चैनल उस एड को चलाता है पैसे के लालच में और पता लगता है कि ये अपलोड नहीं हुआ है, इसका ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है, इसका जिसको कहते हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं दिया गया है, तो उसके बाद शायद वो चैनल भी लायबल हो जाए, क्योंकि उनकी भी जिम्मेवारी तय हो गई है। तो कुल मिला के एक प्रयास है कि किस तरह से टीवी चैनल्स के ऊपर मिसलीडिंग एड ना चलें। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं टीवी के अलावा वो एड पब्लिश करते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, और इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं और जो एफएमसीजी कंपनियां हैं जो हेल्थ क्लेम करती हैं कि ये हर्बल है, इस तरह के कोई आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, इससे सेहत बनती है वगैरह वगैरह, ये एक रूल था, रूल 170, जो भारत सरकार की तरफ से जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट था उसका एक रूल था। उसमें ये कहा गया था कि कोई भी कंपनी बगैर स्टेट अथॉरिटी के इस तरह का प्रचार नहीं कर सकती, और जिस स्टेट में आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वहां की जो स्टेट अथॉरिटी है वो अप्रूव करेगी, उसके बाद ही आप इस तरह का क्लेम कर सकते हैं, खासकर आयुर्वेदिक, हर्बल और यूनानी प्रोडक्ट्स को लेकर। लेकिन भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला और स्टेट्स को ये हिदायत दी कि आप इस तरह के कानून पे कार्रवाई नहीं करेंगे, और ये एक लेटर इशू किया गया था आयुष मंत्रालय के द्वारा कि जो भी 170 के तहत आते हैं, ये 29/8/2023 को ये एक लेटर इशू किया गया था आयुष मंत्रालय से कि इस तरह की अगर कोई भी कंपनियां गलत काम कर रही हैं तो स्टेट्स को ये कहा गया था कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, मतलब रूल 172 एप्लीकेबल नहीं होगा।
इसको लेके भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाया और कहा कि आप इस तरह के मिसलीडिंग क्लेम को प्रमोट करने के लिए ऐसा कदम क्यों उठाए, किस हैसियत से उठाए। तो इसके बाद तुरंत केंद्र सरकार ने कहा कि हम इस ऑर्डर को वापस लेते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दबाव में किया गया। जो मिसलीडिंग क्लेम करती थी कंपनियां हर्बल आयुर्वेदिक के नाम पे, उनको ये कहा गया कि आप अब लॉ को फॉलो करेंगे। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही गई है वो ये कि जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, टीवी की तो हमारे पास अभी सिस्टम है, लेकिन अभी जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए हमारे पास सिस्टम नहीं है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट्स को यह कहा गया है कि आप एक सिस्टम बनाइए और वहां पे जो भी मिसलीडिंग क्लेम या जिस तरह का भी कोई एडवर्टाइजमेंट है जो प्रिंट में जाता है उस पोर्टल को भी अपलोड किया जाएगा उसमें भी। तो ड्यूरिंग द हियरिंग कोर्ट डेलिब्रेटेड इफ द कंप्लेंट्स रिसीव्ड अंडर द ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट पोर्टल वर एक्टेड अपॉन एंड इफ सीसीपी गाइडलाइंस आर बीइंग अडहेयर्ड टू। अगर किसी भी तरह की कंज्यूमर कंप्लेंट आती है तो ये राज्य सरकारों की मजबूरी होगी उस पर काम करना। दूसरी तरफ जो उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ राज्य सरकारों पे हम नहीं छोड़ सकते, हर डिपार्टमेंट को, भारत सरकार के हर डिपार्टमेंट को, राज्य सरकार के हर डिपार्टमेंट को कंज्यूमर रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना होगा, कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ना करें और आपके सेक्टर के प्रोडक्ट्स सारे कंज्यूमर जो स्टेट डिपार्टमेंट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का वहां पे इकट्ठे होते रहें और कंज्यूमर्स को न्याय ना मिले। हर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी हो जाएगी अब कि आपको इस तरह से काम करना होगा, हर डिपार्टमेंट को आंसरेबल बनाया जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर जो दर दर भटकता है ये उचित नहीं है। और बहुत क्लियरली कोर्ट ने क्या कहा कि कोर्ट ऑल्सो अंडरस्कोर्ड द नीड फॉर मिनिस्ट्रीज टू सेट अप ए स्पेसिफिक प्रोसीजर दैट विल एनकरेज द कंज्यूमर्स टू लॉज ए कंप्लेंट। मतलब बिजली की कंप्लेंट है, कार की कंप्लेंट है, साबुन की कंप्लेंट है, जो भी करना है, जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं उनको ये सिस्टम बनाना होगा। दिस वाज प्रपोज्ड सो दैट complaint could be taken to a logical conclusion instead of simply being marked to the concerned state authority। अब जो कंसर्न एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हैं अब उनकी भी जिम्मेवारी है, वो अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकते। वो ये नहीं कहेंगे कि कंज्यूमर कंप्लेंट है तो आप कंसर्न डिपार्टमेंट जाइए, हमारा काम नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री के लाइसेंस के माध्यम से ही उनके ज्यूरिडिक्शन में ही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन उनके ज्यूरिडिक्शन में अगर खराब प्रोडक्ट बनते हैं तो उनकी जिम्मेदारी क्या है? इसका मतलब मंत्रालय और डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी से भाग रहे थे। अब ये नहीं चलेगा। अब अगर मान लीजिए स्टेट जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज हैं अगर वो ये काम नहीं करती हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों में, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन। तो मुझे लगता है कि अब कोई भी सेक्रेटरीज और मंत्री इस चीज को लाइटली नहीं लेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये नई बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा कि एक कानून बनाया गया था, गाइडलाइन फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022, जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसके तहत जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है उसका सेक्शन 18 जो कहता है कि आप नए कानून बना सकते हैं, उसके तहत ये बनाया गया। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये किस पे एप्लीकेबल होती हैं इसको भी समझना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर दीज गाइडलाइंस शैल अप्लाई टू, ये कहां लागू होंगी ये गाइडलाइंस? ऑल एडवर्टाइजमेंट्स रिगार्डलेस ऑफ फॉर्म, फॉर्मेट और मीडियम। सिर्फ टीवी और प्रिंट नहीं, होर्डिंग भी, लीफलेट भी, बैनर्स भी, पोस्टर्स भी, जो भी आप एडवर्टाइजमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे वहां पे मिसलीडिंग क्लेम नहीं होंगे। ये बात बहुत क्लियर है। A manufacturer, service provider or a trader whose goods, products or services is the subject of an advertisement, or to an advertising agency or endorser whose services is availed for advertisement of such goods, products and services। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर्स पे, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज पे, एंडोर्सर्स पे, चैनल्स पे, जो भी उस एडवर्टाइजमेंट से संबंधित है सबके ऊपर ये कानून लागू होंगे।
और ये गाइडलाइंस में बहुत क्लियरली कहा है कंडीशंस फॉर नॉन मिसलीडिंग एंड वैलिड एडवर्टाइजमेंट। हम वैलिड एडवर्टाइजमेंट किसको मानेंगे, इसकी भी पूरी व्याख्या की गई है। कंडीशंस फॉर बेट एडवर्टाइजमेंट, किस तरह से मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कंज्यूमर्स को भ्रामक ऐड दे के मिसलीड करने का प्रयास किया जाता है, उस पे भी गाइडलाइंस हैं। सैरोगेट एडवर्टाइजिंग, जैसे शराब के आपने देखे होंगे एडवर्टाइजमेंट, शराब के सेम नाम पे आपने मिनरल वाटर देखा होगा, उसी के नाम से क्रॉकरी देखी होगी, उसी के नाम से कुछ और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स देखे होंगे। इस तरह के सैरोगेट एडवर्टाइजिंग नहीं चलेगी, ये उन्होंने साफ कहा। उसके अलावा जो फ्री क्लेम्स एडवर्टाइजमेंट है, बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स में कहा जाता है इतना फ्री, ये फ्री, वो फ्री, उस फ्री की डेफिनेशन भी इस गाइडलाइन के अंदर डिटेल में दी गई हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट जो बच्चों को टारगेट करते हैं, उनमें क्या क्या सावधानियां होंगी, इसकी भी गाइडलाइन इस डॉक्यूमेंट में दी गई है और इन सब की चर्चा आने वाले दिनों में मैं करूंगा। और एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, कौन कौन से ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं जो कानून परमिट नहीं करता, एंड गाइडलाइंस नॉट इन डेरोगेशन ऑफ अदर लैंग्वेज। आप दूसरे कानूनों का उल्लंघन करके भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, जैसे कि इन्फेंट फूड को लेके है, उसके लिए एक सेपरेट गाइडलाइन है। और चाहे कितना भी अच्छा हो प्रोडक्ट, लेकिन वहाँ लिखा है कि इन्फेंट फूड को आप प्रमोट नहीं करेंगे, चाहे प्रोडक्ट अच्छा है, या इसी तरह से कोई और प्रोडक्ट है जिस पे बैन है, लेकिन उस गाइडलाइन को भी वायलेट नहीं किया जाएगा, चाहे वो क्लेम कितना भी सही हो। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है, ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, एडवर्टाइजर्स एंड एडवर्टाइजिंग एजेंसीज। इसका मतलब जो पूरा एडवर्टाइजमेंट वर्ड है वो अब इस कानून के दायरे में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को इसको समझना होगा आगे बढ़ने से पहले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो इंपॉर्टेंट बात कही कि ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर्ड फॉर एंडोर्समेंट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो भी आप ऐड कर रहे हो उसको देख कौन रहा है कि ये सही है या गलत है। तो ये रूल 13 जो है गाइडलाइंस का, वो बहुत साफ बोलता है, एनी एंडोर्समेंट इन एन एडवर्टाइजमेंट मस्ट रिफ्लेक्ट द जेन्युइन reasonable current opinion of the individual group or organization making such representation and must be based on adequate information or experience with the identified goods, products or services and must not otherwise be deceptive। किसी भी तरह से वो भ्रामक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले। बहुत सारे आपने टूथपेस्ट के ऊपर एक ऐड भी देखा होगा कि फॉरेन डॉक्टर्स एप्रन पहना के लड़कियों को बिठा दिया जाता है और वो कहते हैं सेंसोडाइन आपका जो दांतों में झंझनाट है। अब वो जो डॉक्टर है उसके नीचे लिखा जाता है डॉक्टर फ्रॉम यूके, क्योंकि भारत में तो डॉक्टरों को इस तरह के ऐड करने की मनाही है। तो कंपनियों ने जनता को मिसलीड करने के लिए अब ये कर दिया था कि अब किसी को नहीं पता वो डॉक्टर का है, ना उसका नाम है, ना उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, नाम डॉक्टर फ्रॉम यूके। इस तरह के मिसलीडिंग ऐड कुछ मल्टीनेशनल्स ने भारत में किए थे। उस पे भी कानून क्या बोलता है, वेयर इंडियन प्रोफेशनल्स वेदर रिजाइडिंग इन इंडिया और अदरवाइज आर बार्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स फ्रॉम मेकिंग एंडोर्समेंट इन एनी एडवर्टाइजमेंट pertaining to any profession, then foreign professionals of such profession shall also not be permitted to make endorsement in such advertisement। चाहे वो इंडियन प्रोफेशनल हो या फॉरेन प्रोफेशनल हो। फॉरेन प्रोफेशनल का मतलब है हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हो। आप भारत में इस तरह के मिसलीडिंग ऐड नहीं करेंगे, ये भारत का कानून बोलता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात को एंडोर्स किया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये जो एक बहुत अच्छा प्रयास है, जो मैंने अपने वीडियो में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट को कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए बड़े सख्त कदम उठाने चाहिए और अपने दायरे को बढ़ाना चाहिए। सिर्फ पतंजलि को टारगेट करके इस केस का हल नहीं निकलेगा। हमें इस पूरी इंडस्ट्री में अगर सुधार करना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे ध्यान देना है, तो इसका दायरा बढ़ाना होगा। शायद मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच गई आप लोगों के माध्यम से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब इस बात को संज्ञान में लेते हुए ये गाइडलाइंस जारी करी है। और गाइडलाइंस क्या है कंज्यूमर प्रोटेक्शन की, इसको लेकर मैं अलग से कुछ और वीडियोस बनाऊंगा। आप मेरे साथ बने रहिए ताकि आप अपने अधिकारों को पहचान सकें। इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है तो।
फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।